झूठ बोल रहा था अभी सही, हाँ झूठ बोल रहा था। ओके, बेसिकली हमने ओम्स लॉ किया है और उस ओम्स लॉ को ही आगे बढ़ा रहे हैं और आज रेजिस्टेंस भी खत्म करेंगे। हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ में कहा था किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हमने एक सर्किट बनाया था जहां हमने एक रेजिस्टेंस बनाया था जिसको हम लोड भी कहते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू R ली थी, इसके अक्रॉस एक एक वोल्ट मीटर लगाया था, वोल्ट मीटर V प्लस माइनस था, साथ में एक एमीटर लगाया हुआ था, ये आपका प्लस माइनस था, ये आपका स्विच लगाया हुआ था और यहाँ पर आपकी एक बैटरी बनाई गई थी। आई होप इतना आपको याद होगा, लास्ट क्लास से पढ़ाया गया। यस सर। हो सकता है मैंने किसी को कुछ मिस कर दिया हो, अगर मैंने मिस कर दिया है दैट मींस दे आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। द मोस्ट सर आपने स्टैंडर्ड सर्किट बनाई है ना? हाँ स्टैंडर्ड सर्किट बनाई है एंड दैट टू अ वेरी क्लोज्ड, यू कैन से आई हैव फॉर्मुलेटेड अ सर्किट जो कि एकदम लिमिटेड है ओम्स लॉ को समझने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सर सर्किट भी कनेक्ट कर दो, स्विच सर स्विच अभी करूंगा बेटा। उसके अलावा मैं जानबूझ के यहाँ पर ना एक ऐसे एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब है आई कैन, इसको बोलते हैं वेरिएबल बैटरी। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल बैटरी। मतलब आई कैन ऑलवेज चेंज द पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी। ऐसी ये सिंबल होता है वेरिएबल बैटरी का। जैसे आपको याद हो तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल था, कुछ वैसा ही वेरिएबल बैटरी का भी रेजिस्टेंस आया। कोई रॉकेट साइंस? रिमेंबर ओम्स लॉ ये बोलता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V इज इक्वल टू IR। इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी कंडक्टर के थ्रू, मान लो एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर किसी चार्ज को फ्लो होना है, मान लो ये चार्ज पार्टिकल आए, मैंने प्लस क्यू चार्ज बोल रखा है इनको, ये प्लस क्यू चार्ज अंदर आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। नाउ दिस कंडक्टिंग वायर्स कहते हैं हमारा रेजिस्टेंस जीरो है, कहते हैं ना हमारा रेजिस्टेंस जीरो है, मतलब वो भी एक कंडक्टर्स है लेकिन इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब मस्त टहलते हुए चार्ज आता है और टहलते हुए निकल जाता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। हम कंडक्टर को देखते हैं, बेसिकली कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टर होगा ही होगा। ये एक तरीके से कंडक्टर है जिसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस को फील करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा मान लो क्या हो जाए, चार्ज आए दरवाजे पे आया तो अंदर लोग बोले अच्छा आ जा बेटा, बहुत पिटाई होगी, तुम्हारा लिए आसान नहीं होगा इसके थ्रू जाना। ठीक, ये वो मुस्टंडे हैं जो तुम्हें रोकेंगे, ये वो मुस्टंडे हैं जो चार्ज को किसी कंडक्टर के थ्रू जाने से रोकेंगे। और जब रोकेंगे तो क्या उसको कोई रेजिस्टेंस फील होगा? रेजिस्टेंस मतलब क्या उसे कुछ मुश्किलात फील होंगी कि नहीं होंगी? उस मुश्किलात को ही हम अंग्रेजी इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो भाई साहब ये जाते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से डॉज करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में क्या कुछ एनर्जी और काफ़ी एनर्जी यूटिलाइज होती है, लॉस होती है। एंड वो जो इफेक्ट है, जो चार्ज को जो इफेक्ट फील करना पड़ता है वाइल मूविंग थ्रू अ कंडक्टर्स, जहाँ पर उस चार्ज को रोकने की कोशिश की जाती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आपने लोकल ट्रेन के नाम से भी कहा याद करने, लोकल ट्रेन के नाम से याद करने को कहा। लोकल ट्रेन तो तूने वीडियो देख ली क्या? हाँ सर। हाँ तब इसको बेटा देख, मैंने कभी कोई एग्जांपल दिया होगा, अभी मुझे याद भी नहीं रहता। तो वो एग्जांपल कुछ और था, ये एग्जांपल कुछ और है। पॉसिबल है कि मेरे एग्जांपल सेम ना हो, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर से एक बार करने की। देखो अभी क्या हुआ, ध्यान सुनना बेटा। ये क्लैरिटी है कि रेजिस्टेंस फील होता है, और रेजिस्टेंस क्यों फील हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसका मतलब है वो रेजिस्टेंस, उसको वो फील होगा। फॉर एग्जाम्पल शिवालिक क्लासेस के कमरे में अगर हवा भरी है, फुल हवा ही भरी है राइट ना, और मैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता हूँ, क्या मुझे मुश्किलात आएंगी? थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा नहीं ना भाई साहब, यहाँ से वहाँ तक गए और जीप बाहर आ गई और मरने लगे, इतना दिक्कत नहीं होगी। बट यही कमरा अगर मास्क लेके आओगे भग जाए, अगर इस कमरे में फुल पानी भर दूं और मुझे तैर के नहीं, मुझे चल के जाना हो, मतलब यहाँ तक पानी भरा है, मर गए ऐसा नहीं, मतलब आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई ओनली नो हाउ टू वॉक, पानी यहाँ तक भरा हुआ कमर तक और मुझे चलना है, हवा में चलना आसान होगा या पानी में चलना आसान होगा?
सर हवा में चलना हवा आसान में है। आसान हो। चलना। तो इसका मतलब है पानी इज प्रोवाइडिंग सम रेजिस्टेंस टू योर फ्लो, यस और नो? यस यस सर। सर। वो रेजिस्टेंस, अब थोड़ा फील आ गया कि रेजिस्टेंस का मतलब है कोई रोक रहा है मेरे मोशन को, और वो रोकने की प्रॉपर्टी, किसी भी मोशन को, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मान लो बेटा कि ये जो मुस्टंडे हैं ना, सिखाने का तरीका है ये कि जो मुस्टंडे हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। मतलब आप ध्यान दो, एक तार छोटा हो और एक तार बहुत लंबा हो, तो मुस्टंडे छोटे वाले तार में ज्यादा होंगे या बहुत लंबे तार में? कांस्टेंट आवाज नहीं आ रही मेरे को। मैंने कहा दो तार है, एक तार सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक तार की लेंथ वो थी और एक तार की लेंथ ये है, तो मुस्टंडे, नंबर ऑफ मुस्टंडे किसमें ज्यादा होंगे? ऊपर वाले, बड़े वाले में। ऑब्वियस बात है यार, यहाँ बैठे होंगे, 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 कहीं बैठे हो सकते हैं, हाँ या ना? तो यहां ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा कि यहां? पक्की बात है, नीचे वाले में यार लेंथ बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा। फंडा क्लियर और नॉट? हमने कहा अच्छा ये बात सही है। अब यही एक काम किया जाए, एक पतला सा तार लिया जाए और एक मोटा सा तार लिया जाए, दोनों की लेंथ सेम है। मुस्टंडे अब कहां ज्यादा होंगे? मतलब मुस्टंडे मोटे वाले में ज्यादा होंगे, लेकिन क्या जगह भी ज्यादा होगी निकलने के लिए, और वहां पर जगह कम होगी निकलने के लिए। उस वाले में से निकलना मुश्किल है, इस वाले में से निकलने का? पत्ते वाले में से निकलना मुश्किल है और मोटे वाले में से निकलना सर वो आसान ऊपर है। वाले चलो भाग लेते हैं, मुश्किल है निकलना। भाग गए। चोर पकड़ाई खेल लो भाई साहब, चोर पुलिस खेला होगा भी जिंदगी में आज तक, कुछ वैसा ही, ऐसा नो। मोटे वाले में टाइम ज्यादा नहीं लगे फिर। तो हमने दो बातें समझी, क्या रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बेटा किसी का माइक खुला है, बंद करो। फिर क्या है, क्या रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। पतला वायर ज्यादा रेजिस्टेंस, मोटा वायर कम रेजिस्टेंस। फंडा क्लियर? फंडा क्लियर? बहुत बढ़िया। तो हमने कहा रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाए तो क्या हो गया? L बाय ए। बोल हुआ? प्रोपोर्शनल टू L बाय ए। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो ये आता है रो L बाय ए। ये रो जो है वो रेजिस्टिविटी है या प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। आयरन के अंदर मुस्टंडे ज्यादा स्ट्रांग होंगे या कॉपर के अंदर मुस्टंडे ज्यादा स्ट्रांग होंगे? चलो छोड़ो, कॉपर के अंदर मुस्टंडे ज्यादा स्ट्रांग होंगे या वुड के अंदर मुस्टंडे ज्यादा स्ट्रांग होंगे? वुड सब वुड के अंदर, सब वुड के अंदर। किसका ज्यादा है? वुड का। तो स्ट्रांग कौन है भाई साहब? वुड वाले। पूरा फील आया? तो क्या ये जो मुस्टंडे की क्वालिटी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है? अच्छा तुम किसके हो? कॉपर के हैं। अरे हम हल्के फुल्के दुबले पतले, हमको कोई मार के चल देता है। फिर सिल्वर आया, बोलता हमारे तो कोई है ही नहीं मुस्टंडे, बहुत कम मुस्टंडे, बिकॉज सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स। यस और नो? वर्ड बोलता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, एयर बोलता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। तो ये मुस्टंडे केवल सिखाया गया है, एयर में कोई टहलता दिखा तुमको? बट एयर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इज अ very bad conductor of electricity. Copper is one of the best conductor of electricity and wood again is a very bad conductor of electricity. Bad conductor का मतलब है resistivity ज्यादा होगी क्योंकि resistance ज्यादा होगा। पूरा फील आ गया था? कोई रॉकेट साइंस हर बच्चे को आ गया? नो सर। एयर क्या है? एयर क्या है? एयर क्या है? ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चे, ए मतलब एरिया ऑफ। अरे सर एयर AIR। एयर मतलब हवा। अरे मतलब क्या है वो? अच्छा वो रजिस्टर है या फिर बुरा? तुम बताओ, जैसे कई बार क्या होता है तुम्हारे घर, कभी तुम गए रास्ते में, वो बड़े बड़े मुस्टंडे खड़े होते हैं, इनके बहुत बड़े बड़े वायर होते हैं, 12,000 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा होता है, क्या तुम्हें नीचे करंट लग जाता है? भगवान सोच रहा है अभी। अरे टीवी विस्थापित या कहीं पर भी जाते हो, बड़े बड़े हाई टेंशन केबल वायर्स होते हैं ना? यस सर होते, बोलो फिर। होते हैं ना? करंट लग जाता है क्या? अबे ट्रेन के ऊपर जो वायर चलते हैं वो 12,000 वोल्ट के होते हैं, 12,000 वोल्ट, 11,000 12,000 वोल्ट के होते हैं। ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली और वायर से करंट निकलता है, साले तुम लो झुम मर गए। होता है ऐसा? काहे नहीं होता? एयर इज अ बैड कंडक्टर। एयर इज अ बैड कंडक्टर।
अबे पता नहीं, समझाता हूँ, जरूरी है। समझ आ गया सर, अच्छे से समझ आ मैंने गया। आता हूँ। ये स्विच दिख रहा है, मैं यहाँ से इसके अंदर 2 तार लगाऊं, यहाँ मान लो स्विच होता है, ये 2 तार लगाऊं, तार ही क्यों लगाऊं, स्विच है, और स्विच ऑन कर दूं, ये मर गए तुम, काहे नहीं मरे? अभी इसी स्विच में से 2 तार निकाल तुम्हारे पेट में लगा दूं, फिर ऑन कर दूं, जय श्री राम हो जाएगा। क्योंकि वो जो वायर है गुड कंडक्टर है, और तुम जो ये जो हवा है वेरी Bad बैड conductor. कंडक्टर है, इसीलिए तुम जिंदा हो आराम से। वरना भाई स्विच ऑन, सब में लिखा होता है स्विच ऑन करते समय ध्यान दें आपकी मौत हो सकती है, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हाँ, लेकिन क्या एयर भी गुड कंडक्टर हो जाती है? से यही पूछना था मैंने। कभी देखा नहीं स्पार्क होते हुए? देखा है ना यस सर। स्पार्क कैसे हो गया? सर, पर वो तो मैंने एयर सुना है बोलती कि मैं थी तो करंट पास ही नहीं हो सकता, स्पार्क सर कैसे आ एक गया? मिनट, बिजली भी तो हवा से ही आती है, कभी ऊपर से कभी ही आती होगा है। सर। सर वो बिजली भी इलेक्ट्रिसिटी तो का ऊपर से नीचे मतलब आती है। इतनी ज्यादा हाँ, थी। वो जो भाई साहब बादल कड़कते हैं, बिजली भी तो ऊपर से बिजली नीचे जय आती श्री राम है। आता है लोगों का, है ना? और कई लोग के सर पे गिरती है तो वो हीरो बन जाते हैं। मैं पिक्चर देखा था अभी नेटफ्लिक्स पे, सर पे सर छोड़ो। मुझे ये पता है बकवास कि कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा इलेक्ट्रिसिटी हूं। ओके, फिर क्या हुआ? इवन दो एयर इज ए बैड कंडक्टर, लेकिन जब बिजली कड़कती है तो बिजली दिखती है अच्छा स्पार्क, मोटा स्पार्क दिखता है। भाई इतने बड़े मोटे स्पार्क पे क्या जा रहे हो? घर में स्पार्क नहीं देखा है तुम लोगों ने? कभी नहीं देखे? नहीं दो बार सर बोलो। देखा है। सर देखा स्कूल है। में करा है, स्कूल में करा है। कड़ाक आवाज आती, चट 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 आवाज आती है। तो एयर तो बैड कंडक्टर है, एयर तो बैड कंडक्टर है, स्पार्क कैसे आया? सर आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा अमाउंट में होगी तो क्यों? वो तुम्हारे वही 2 तार तो मैंने हैं तो जिससे- 1200। अबे तुम्हारे घर में 220 वोल्ट आती है कि नहीं आती है? सर यस आती है। क्या स्पार्क बनते हैं? ना सर कभी बनते कभी हैं। सर। यस सर। अरे फर्जी इंसान, इसको बोला नहीं, मैं घर में स्पार्क ही नहीं देखा आज तक। अच्छे हो तुम। सर बनते हैं। मैं आता हूँ स्पार्क कैसे होता है अगली बार। पावर प्लग देख लेना, ठीक है, स्विच ऑन कर देना। अरे बोलो। और फिर पावर प्लग को बड़े आराम से हल्के हौले हौले अच्छा अंदर डालने से पहले बहुत आराम से आवाज वो स्पार्क दिख जाएगा। फिर जल्दी लाओ। हाँ हम ये सर, कहते हैं वो ना, गीजर ऑन के करके उसके फिर ऐसे। उसको घुसाओ फिर ऑन करो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? हम जैसे बंदे Yes, क्या sir. करते हैं, साले को चलने दो, इसमें एक और घुसा देंगे, एक और घुसा देंगे। वो होता नहीं क्या, यहाँ अभी यहाँ रखा हुआ था वो, फिर 3 पन्ना। कितने लोग घर में 3 पिन है? और कितने लोगों ने उसकी सर। तबियत खरी कर रखी है? सर, पहले था। एक तबीयत main खरी होता है, नहीं कर 2 तो रखी। एक्स्ट्रा होते हैं। सर एक्सटेंशन कॉर्ड है। वो नहीं बोल रहा मैं, तो वो तो अच्छी बात है, वो यहाँ भी रखी हुई है। 3 पिन प्लग नहीं देखा? 3 सर, तो ऐसे देखा है। ऐसे दिखाना चाहिए मेरे। एक सामने होता है, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर एक नीचे। नाम ने नीचे नहीं लगाया पाते हैं, वो कैसे लगाओ, गिर जाएगा। लेकिन बहुत Yes, लोग sir. स्मार्ट होते हैं, 2 वायर घुसा के उसमें 2 तीली घुसा देते हैं माचिस की, चल रहा है बाजी चल रही है। यस अबे सर। लेकिन क्या तुमने कभी उसको यूज करा है तो उसके अंदर जब वायर प्लग नहीं हो, वायर लगा रहे हो, तो क्या स्पार्क नहीं देखा तुम लोगों ने? सर देखा है। स्पार्क तो होता है, स्पार्क तो एयर में आता है, लेकिन एयर तो बैड कंडक्टर होती है। फिर क्या करें? ऐसा कैसे हो गया? फिर कैसे? कुछ तो गड़बड़ होगा ना। साला एयर जो कि बैड कंडक्टर है और स्पार्क जो कि मोमेंट ऑफ चार्ज है, एयर में कैसे आ गया? कोई तो सोचो यार, कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। और ये 220 वोल्ट की बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट की टीरी स्थापित से कौन आता है? कोई नहीं आता। हाँ, तो क्या टीरी स्थापित में बड़े बड़े तार घूम रहे हैं सर उसके ऊपर, और उन तार के नीचे खड़े हो तो मस्त आवाज चढ़ 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 आवाज आती रहती, बड़ा टाइम आती है ना। तो इसका मतलब भाई साहब बहुत ज्यादा एनर्जी दौड़ रही है उसके ऊपर। उसकी जो रेटिंग है वो भाई साहब वो कुछ नहीं तो 40,000 वोल्ट होगी। फिर वो जाती है किसी सब स्टेशन में, वहाँ 11,000 वोल्ट पे कन्वर्ट होती है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये सोनू। लेकिन टीवी स्थापित से लोग जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि टीवी स्थापित से जो लोग आते हैं वो मुर्दा हैं या मरे हुए हैं या जॉम्बी हैं, ऐसा तो है नहीं। तो फिर जस्ट बिकॉज एयर इज अ गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर? बैड। साले गुड नहीं है, मैं बोल रहा हूं तो बोलो, नहीं बैड। आधे घंटे बाद याद आ रहा है कि बैड बोलना है। इज अ बैड कंडक्टर। बट लेकिन बेटा जब पोटेंशियल 2 तार जो अलग अलग पोटेंशियल के हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत पास लाया जाता है, बहुत पास, जैसे तुम उसे बहुत पास लाते हो तो एक फॉर्मूला पढ़ोगे बाद में, V इज इक्वल टू E इंटू डी। डी जितना छोटा होता है ना, V, अब ये सब कहानियां हैं जो बाद में पढ़ी जाएंगी, कि एक लिमिट है
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ सकती है, इज इक्वल टू वी बाई डी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू वी बाई डी। अगर डी बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, भले ही वी ज्यादा ना हो, लेट्स से 10 वोल्ट हो, क्या हो 10 वोल्ट, केवल 10 वोल्ट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V अपॉन डी, और मैं डी को बोलता हूं 0.0000001, तो क्या E की वैल्यू बहुत बड़ी आया ना? तो जब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल बहुत छोटा हो जाता है तो कई बार उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो उस एयर को आयनाइज कर पाती है, वो एयर को आयनाइज कर पाती है। लेकिन वो जो कहानी है वो उसे गुड कंडक्टर नहीं बोल देती है। वो जो कहानी है उसका मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो एयर को भी आयनाइज कर ले रही है। यही सेम बिजली में कौन से पॉइंट आते हैं? जब बारिश में बिजली कड़कती है तो क्या वो बिजली बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ वोल्ट की होती है, और इसलिए वो इतनी ज्यादा होती है कि तब जो वो पोटेंशियल क्रिएट करती है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो एयर को आयनाइज कर देती है और एयर कंडक्टिंग मीडियम बन जाती है। बोलो यस और नो? तो ये समझने की बात है, एयर इज अ बैड कंडक्टर, वेरी बैड, हमारे लिए बहुत बैड। लेकिन एयर की भी एक औकात है। एयर बोलता है मैं बैड हूं कंडक्टर, मतलब आई एम बैड कंडक्टर, प्रोवाइडेड तुम 220 वोल्ट लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 1000 वोल्ट लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 44,000 वोल्ट लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 मिलियन वोल्ट लगा दोगे तो यस आई विल कंडक्ट, और फिर मैं इस कमरे में सबको मार दूंगी, मैं इस कमरे में सबको मार दूंगी। ये बहुत अच्छी कहानी है। इसीलिए हम जब बिजलियां गिरती हैं तो घर को बचाने के लिए किसी के सर पे ना गिर जाए, इसलिए दीवारों के ऊपर क्या बना, छतों के ऊपर क्या लगाते हैं, वो बड़े बड़े आयरन रॉड जो नीचे जाके जुड़ती है, नहीं लोहे की रॉड्स निकली होती है कई जगहों पर, आयरन रॉड वो पूरा नीचे जाके जुड़ती है। और अगर तुम सच में कभी बिजली गिरते हुआ वीडियो देखो, कई वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बिजली गिर रही है, यहाँ पर एक लोहे का वायर है, यहाँ पे लोहे की वो सरिया है और बिजली यहाँ गिर रही है, अच्छा ओहो, तो कौन बच गया? ये सब बच गए, सब बच गए। ये मतलब भाई आओ हमको ही ले लो, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, और फिर हम तुम्हें अंदर ही अंदर वायर के थ्रू कहाँ भेज देंगे? जमीन में। जमीन के अंदर। फिर उसे अर्थिंग कहते हैं ना? जितनी एनर्जी दोगे मैं सब खा लूंगी। बोलो अर्थिंग होता है ना? अर्थिंग होता है, उसी को अर्थिंग बोलते हैं। यस और नो? यस सर मैंने यही बोला। अब मैं फिर से एक बात बोलता हूँ, एयर इज अ बैड कंडक्टर। एयर इज अ बैड कंडक्टर क्योंकि उसको आयनाइज करने के लिए बहुत ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन सिल्वर कंडक्ट तो कर सकता है ना, कंडक्टर है। वुड तो फिर भी आयनाइज नहीं होगा उतने हाई पोटेंशियल पे भी, यानी वुड इज अ वेरी बैड कंडक्टर। कंपेयर किया एयर ज्यादा बैड कंडक्टर है कि वुड? सर वुड। समझ आया कि नहीं आया? तो जानने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ना ये ज्यादा खीड़ी बन जाती है ना तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो हमने क्या बोला, छोड़ो, हमने कहा आपने ओम्स लॉ पढ़ाया, V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? फिर आपने कहा अच्छा प्लॉट, ध्यान देना बेटा, प्लॉट कर्व ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। ये हमने पोटेंशियल और करंट का बेटा क्या प्लॉट किया? कर्व। रिमेंबर, अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो उसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, सारे कंडक्टर मतलब स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे जो हैं वो ओमिक कंडक्टर है। क्या है वो? ओमिक कंडक्टर। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ओमिक कंडक्टर नहीं है, नाइक्रोम हो गया या नाइक्रोन मॉलिब्डेनम का वायर हो गया, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि ओमिक कंडक्टर नहीं है। हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? और ओमिक कंडक्टर के लिए V और I का ये जो रिलेशन है वो वैलिड है। यस और नो? ठीक है बाबा। रुकदेव तेरा माइक बंद कर ले बेटा, जब कुछ पूछना तब खोलना, ठीक है? फिर क्या हुआ? V इज इक्वल टू आई आर इज अ वैलिड इक्वेशन फॉर कंडक्टर। कौन से कंडक्टर? ओमिक। तो बेटा V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें वेरिएबल कौन है? V, I, R, तीनों में से कौन से वेरिएबल है? अबे V वेरिएबल है और I वेरिएबल है, तभी तो प्लॉट कर रहे हो एक्स और वाई। बोलो भाई। R कांस्टेंट है, R क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब मुझे बताओ V की पावर 1, I की पावर 1, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अच्छा ये समझ नहीं आ रहा। y इज इक्वल टू 6x, अब समझ में आ रहा है? y यहां पर v है और x यहां पर i है।
क्या V और I के बीच का कर्व आया कि नहीं आया? क्या फर्जी बच्चे मिल गए यार, एक्सट्रीम फर्जी, मतलब लिटरली फर्जी। हमने क्या बोला, क्या V इज इक्वल टू आई आर का जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, पैराबोला आएगा या क्यूबिक कर्व आएगा? क्योंकि सबकी पावर 1 है, क्योंकि और जब I 0 होगा तो V क्या होगा? पक्की बात है, I को रखो 0, V कितना आया? I को रखो 0, V कितना आया? V को रखो 0, I कितना आया? यानी शुरुआत यहां से होगी और स्ट्रेट लाइन है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो कर्व ऐसा बनेगा। कर्व कैसा बनेगा? ऐसा। समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं यहां पर वैल्यूज दे दूं आपको, ध्यान देना, डॉट 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 डॉट, एक बार, 2 बार, और लेट से मैं एक और वैल्यू देता हूं 3 बार। मैंने बोला जब 10 वोल्ट का पोटेंशियल था 2 एम्पियर का करंट था, जब 20 वोल्ट का पोटेंशियल था तो 4 एम्पियर का करंट था, जब 30 वोल्ट का पोटेंशियल था तो 6 ओम का 6 एम्पियर का करंट था। क्या तभी स्ट्रेट लाइन आ रही होगी? यस और नो? सब बोलेंगे यार प्लीज। रेजिस्टेंस निकालो, कैसे निकालोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? V बाय आई होता है कि नहीं होता है? 10 बाय 2 कितना आ गया? 5। इस वाले के लिए निकाला, इसे निकालो जरा, इसे निकालो बच्चा। अरे स्ट्रेट लाइन है इसलिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए रेजिस्टेंस। आवाज नहीं आई? ऑनलाइन लोग भगा दूंगा, आवाज नहीं आएगी तो। क्या स्ट्रेट लाइन है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो ओमिक कंडक्टर। कैसे है? ओमिक कंडक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब ध्यान सुनना, जब भी आपको V और I के बीच का कर्व दिया रहे तो आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टेंस क्या है, तो आप याद रखेंगे I एक्सिस से ये जो एंगल होता है वो मान लो थीटा है। क्या बोला हमने? थीटा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? अच्छा, इस ट्रायंगल में ए, इस ट्रायंगल में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टैन थीटा? जरा बताओ, मैं नाम दे रहा हूं ओ एक्स वाई। जरा बताना व्हाट इज दी टैन थीटा? बेटा वो सब ले भी जाओ, और जरा निखिल भैया को बोलो ना थोड़ा आराम कम किया करें, कभी कभी आ जाया करें, बेटा ले जाओ थोड़ा, जो उठा पाओ तुम। रुको मैं दे रहा हूँ जैसे। निखिल कहाँ है? फरमा रहे हैं आराम। उनको भैया ना बोलना कि भैया ने बुलाया, अंकल बुला जाओ। व्हाट इज टैन थीटा का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर कितना है? एक्स वाई, और बेस कितना है? एक्सो। क्या एक्स वाई की वैल्यू और कुछ नहीं 20 वोल्ट है, और ओ एक्स की वैल्यू कुछ और नहीं 4 एम्पियर है। क्या यही रेजिस्टेंस आया कि नहीं आया? बोल आया कि नहीं आया? अरे इसका मतलब है, लिख लो, छाप लो बड़े लोग। अबे बच्चे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया यार, शिट, ये तो फर्जीवाड़ा इस घर में। वेट करो। नहीं है समझ में? है बेटा? अभी समझाता हूँ, चिंता मत कर, वेट कर। आने दो। तो बेटा बार बार एक ही बात, आपको हमेशा V और I के बीच में कर्व मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है? बोलो यस और नो? तो ये जो इसका जो एंगल होगा, tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। tan ऑफ दिस एंगल इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? और जब एंगल बढ़ता है तो tan बढ़ता है घटता है? जब tan बढ़ता है तो एंगल भी बढ़ता है। बोलो ऐसे क्या हो गया यार? अब इंटरनेट को क्या हो गया? मर गया क्या ये? आ गया। tan बढ़ता है तो एंगल बढ़ता है। तो एक बात बताओ, एक कंडक्टर एक A बोला और मैंने एक कंडक्टर मान लो B बोला, ये बेटा आ गए वापस तुम लोग? ऑनलाइन वालों आ गए? हेलो हेलो? Yes, sir. हाँ,
जी सर। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बहुत सिंपल बात बोली, क्या कि तेरे को V और I का कर्व बनाना होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, याद हो गया? तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है मुझे। V और I के बीच का कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, और जो एंगल वो I से बनाएगा उसका अगर हम tan निकाल लें, अगर उसका हम क्या निकाल लें, tan, तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सिंपल एकदम। tan नहीं निकालना होता भैया फिजिक्स में, केवल ये पूछ लेते हैं बताओ इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वाले का, ए वाले का कि बी वाले का? कैसे पता? जिसका एंगल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो किसका एंगल ज्यादा? अरे इसका एंगल मान लो थीटा ए है और इसका एंगल मान लो थीटा बी है। क्या थीटा ए जो है वो थीटा बी से, थीटा जो ए है क्या वो थीटा बी से बड़ा है? तो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। बोलो छापो छापो भैया दिया फर्जी कहीं के। क्या लिखा मैंने? द एंगल ऑफ द कर्व, हाँ और क्या, द एंगल नहीं, on a VI graph, the angle between the curve on a VI graph, the angle between the curve and the current axis अबे लपड़िया दूं तुमको, आगे आप। द एंगल बिटवीन द कर्व एंड द करंट एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में इफ angle is theta, then tan theta कुछ और नहीं रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब क्योंकि तुम लोगों ने tan पढ़ रखा है तो तुम ज्यादा अच्छे से फील कर पा रहे हो कि tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई रॉकेट साइंस सबको आया? कोई दिक्कत तो नहीं आता? यस सर। तो हमने क्या लिखा कि भाई एंगल किसके बीच में होना चाहिए? एंगल किसके बीच में होना चाहिए है बेटा? एंगल कर्व के और आई एक्सिस के बीच का होना चाहिए, हाँ या ना? जो कर्व है और जो आई एक्सिस है उनके बीच का एंगल ही मेरा एंगल होगा जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करेगा। इन दोनों को बना लो, लिख दो, क्योंकि एंगल थीटा ए थीटा बी से बड़ा है इसलिए रेजिस्टेंस ए रेजिस्टेंस बी से बड़ा है। आवाज छापते रहो छापते रहो छापते रहो। क्या ही बोले, और बड़ा मुंह फैला लो उल्लू दास। हो गया? चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी हटाना मत। जल्दी। कौन है ये आवाज निकाल रहा है? ऐसी फा मत लो, अरे फर्जी। हाँ तो एक और क्वेश्चन देख लो फटाक से, बता देना मुझे। मैंने आपको बोला और क्या बोला, ये V और ये I, बोलो भाई, ये एक कंडक्टर है A और एक कंडक्टर है B, दो कंडक्टर का कर्व दिया हुआ है। पहली बात बताओ मुझे, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर B क्या का। रेजिस्टेंस ऑफ B
क्योंकि थीटा ऑफ बी इज मोर देन थीटा ऑफ ए, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। कुछ दिक्कत नहीं थी, सबको आ गया ये तो बहुत ही बकवास है। हमने कहा वाह, एक और देखो, इसी में एक और देखो टेको ए। हमने कहा ये तो बहुत आसान था यार, एकदम फर्जी क्वेश्चन पूछे आप तो हमसे। देखो हमने कहा फिर से ध्यान देना, कोई बोलेगा नहीं, जिनको आता है वो आंसर नहीं देंगे, बहुत मार खाएंगे बेटा। ये वी, ये आई और ये वी, ठीक है बच्चों। अरे सर ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन ठीक है। ये है ए और ये है बी। आप मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए का कि बी का? सोच के बी बोलो। का। अरे यार सर, नहीं बी बोलना का। है बेटा, ऑनलाइन वालों भी नहीं बोलना है बच्चे प्लीज, है ना। आप आंसर बोल दोगे तो फायदा नहीं होगा बच्चे मेरा। ओके आकर्ष बताओ बेटा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और क्यों? चलो नहीं बता पा रहे, बता बेटा। प्रणव तू बता, चल। ए का रेजिस्टेंस ज्यादा मैं है? बताऊं? अरे, एंगल तो बी का ज्यादा है। हाँ, एंगल मेजरमेंट हमेशा करंट से करना होता है, तो करंट कौन सा है? तो इससे ये एंगल आपका हुआ थीटा ए और ये एंगल हुआ आपका थीटा बी। तो क्या थीटा ए इज मोर देन थीटा बी? इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ ए इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। बोलो जी। आसान है जी। ये रेजिस्टेंस है क्या? साला ये बकवास चल रही, फुल पार्टी चल रही। रेजिस्टेंस समझा भी दिया मैंने कुछ हवा में कि एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, आयरन का रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का रेजिस्टेंस और कम होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये है क्या एग्जैक्टली? कभी हमने जिंदगी में फील किया है रेजिस्टेंस ज्यादा? तो फील कराते हैं अच्छे से। अब हमने क्या किया, देखिए रेजिस्टेंस करंट खा के हो जाएगा है। अगर किसी ने करंट खाया होगा तो उससे रेजिस्टेंस फील होगा। अब क्या हुआ, रेजिस्टेंस की बेटा बकवास ना अभी मत करो, आज मूड नहीं है यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो रेजिस्टेंस की कहानी हमने पढ़ी। मान लो अज्यूम अ कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब ध्यान देना, कोई ऐसा वायर भी हो सकता है जो बोले मैं तो ऐसा हूं, बताओ मेरा रेजिस्टेंस कैसा है? क्या इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है या अलग अलग है? हाँ, एरिया सबसे कम, बढ़ गया और बढ़ गया फिर घट गया, हाँ या ना? कोई पूछ ले रेजिस्टेंस, बोले नहीं आता, 12th में आता है, अभी नहीं आता हमको, अभी हमें नहीं आता। हम केवल तब पढ़ पाएंगे जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा हो, सेम। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने ओहो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और जो लेंथ है वो मान लो बेटा मेरी स्मॉल एल है। तो पहली बात, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ऐसा क्यों होता है मैं अभी बताता हूँ, इसको समझाता भी हूँ, लेकिन अभी याद कर लिया हमने और मैंने समझा भी दूंगा एक क्लासिकल एग्जांपल से, डोंट वरी अबाउट इट। अगर इनको कंबाइन किया जाए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहां पर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। या तो ओम लिखो या तो ओम का सिंबल बना दो, ऐसे ऐसे और ऐसे। समझ आया कि नहीं आया? कोई रॉकेट साइंस? यहां पे जो रो है, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रो हमें नहीं आती, हम यहां देखते हैं कैसे। हमें ओके रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। सर ये फॉर्मूला कैसे आया? नहीं आता, और आपको बताऊंगा भी नहीं कैसे आया। सबको आया? कैसे आया? यस सर। बताओ नहीं तो भगा दूंगा आज। R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अबे ए मल्टीप्लाई हुआ, लेंथ डिवाइड हुआ, तो क्या नहीं आया? कुंद बुद्धि आया कि नहीं आया? अबे ए ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ, और क्या मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और घूसा कौन खाएगा? साले फर्जी। ओके यूनिट तू ही बताएगा। अक्षत रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? हाँ यूनिट क्या होती है? तुम्हारे मास की यूनिट, तुम्हारा मास होगा ना, कि क्या यूनिट है उसकी? तुम्हारा मास कितना है? भार कितना है? भार, मास समझते हो ना?
तुम्हारा मास कितना है? हाँ हाँ, मास नहीं, वेट, वेट बहुत मालूम है, मास और वेट। तुम जब, अच्छा बोल वेट कितना है? हाँ 78 क्या? बेटा मैं चप्पल इसलिए पहनता हूँ कि जब मौका मिले तुम उतार दो। अभी मूड आ रहा है बहुत अच्छा वाला, आज आने ना पाए। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा मैं। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? सर ओम। अबे यहाँ लिखा है ना उल्लू कहीं के, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। लखनऊ की बोली ना एकदम, यहाँ से गालियाँ निकल रही हैं, यहाँ से लिटरली। अगर मैं ये गाली बक दूँ तो मेरा चैनल आज ही एकदम हिट हो जाएगा, लेकिन है ना, ऐसा ना करो बेटा, हमको नहीं होना हिट नेगेटिव सेंस में। एरिया की यूनिट क्या होती है? सर मीटर अबे स्क्वायर। रुक जा बेटा, यहाँ देख रही है, यहाँ पे तबाही मची हुई है। बता बे एरिया की यूनिट क्या होती है? तुम बताओ बे कार्तिक, भाई यहाँ से तुम यूनिट क्या होती है एरिया की? मीटर स्क्वायर, वेरी गुड। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? हाँ हाँ, तुम दोनों के पापा लोग का फोन नहीं है ना मेरे पास आज, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। पापा तो ना बताओ पापा का, साले फर्जी हैं ये। कार्तिक पापा नंबर बता, फिर से बता। रुक जा साले। 93 24280। फिर तुम्हारे पापा का नंबर पूछूंगा, रुको, तुमको याद ही नहीं है पापा का नंबर। रुको एक सेकंड, बहुत जरूरी है बेटा। ये अगर आप लेंथ की यूनिट सोच रहे हैं ना, तो फिर सोचिए घर जा करके। किसी और को भी लेंथ की यूनिट नहीं आती है? नमस्कार सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। सर ना मुलाकात करनी है आपसे, थोड़ा टाइम निकाल के जरा देख लीजिए कब आ सकते हैं। रिया भी तबाही मचा रखी पढ़ाई में, और ये कार्तिक भी तबाही मचा रखे हैं, तो कृपया करके आप मिल लीजिए सर प्लीज़। ओके हाँ, तो आप मेरे साथ जरूर मिलिए जितनी जल्दी हो सके। ओके हाँ बे, तू बता बे पापा नंबर। पापा के बोलना, अगर मम्मी ने उठा लिया काट डालूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, आगे 1714। इनको पता है इनके पापा को कोई मतलब नहीं है ना। अभी रुको, मतलब होगा, मुझे लग तो इसलिए तुम्हारी बातों से खौफ होता है बेटा मेरा। यू आर नॉट डायलिंग अ वैलिड नंबर। चुप हो जा, कोई नहीं बोलेगा। फिर से बता, अगर नंबर गलत हुआ तो 1000 ऑटोमेटिक। हाँ हाँ 1714। ये क्यों फोन कर रहे हैं फिर से? अक्षय चौहान तुम्हारा अपना नंबर दे रहा है मेरे को? सर मेरा नंबर नहीं है, पापा का है। सर तुमको दूसरा बता दे। जल्दी जल्दी बताओ, वापस बात कर जाऊंगा मैं आज, मतलब तुम जाओगे वापस बात करने के बाद ही। साले फर्जी कहेंगे, मजे ले जिंदगी में। अबे लेंथ की यूनिट मीटर होती है। चौथी क्लास के बच्चों को आती है ये बात? ओ मीटर ने मीटर को मार दिया, बोल मारा कि नहीं मारा? मीटर ने मीटर को मारा कि नहीं मारा? यस यूनिट क्या सर। है किसकी? ओम मीटर। रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। बोलो, याद रहे? नहीं लपड़ याद दूंगा बहुत तेजी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। Resistivity is a property of material. Resistivity is a property of material. Resistivity is a property of material. Full stop. Next point. It is low. Resistivity is a property of material. Material की प्रॉपर्टी है आयरन की अलग, कॉपर की अलग, सिल्वर की अलग, सबकी अलग, हाँ या ना? It is low for good conductors. It is low for good conductors such as बताओ बे। कॉपर। अबे रुक जाओ बेटा, यहाँ तुम लोग से पूछेंगे, रुक जाओ अभी। हाँ भाई दीपांकर, नेम एनी 2 गुड कंडक्टर। हाँ पानी, सही बोला, गलत नहीं बोला उसने, इसलिए मान लेता हूँ। लेकिन पानी बेटा, पानी डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर होता है। हाँ, सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड
एल्युमिनियम, आयरन, ये बोल दो, पानी, मेटल्स, गुड, ओके। क्या लिखा? सच एज कॉपर, सिल्वर, कॉमा मेटल्स, हाँ या ना? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज हाई फॉर बैड कंडक्टर्स, it is high for bad conductors such as wood, plastic, air। हाँ सबसे मेन है। आज तुम लात खाने वाले बेटा बहुत तेजी से, साले मजाक चल रहा है बेटा, थोड़ा सा माहौल बनाओ पढ़ाई करने का, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मैं तुम लोग का 9th का भी टेस्ट लूंगा अब, और तुम लोग 9th में नहीं फेल हो गए ना टेस्ट में, तो 9th में हर रोज क्लास में लाऊंगा और खड़ा रखूंगा पीछे, और जो नहीं आओगे ना तो घर आऊंगा लपड़िया ने, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, बहुत बढ़िया। अरे सर ये तो सही है, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, रेजिस्टेंस की यूनिट आ गई, रेजिस्टेंस दूसरा मटेरियल का अलग होता है, ये भी आ गया। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद कौन आता है? कॉपर। हमारे घरों में जो वायर पड़ते हैं वो किसके पड़ते हैं? सिल्वर के पड़ते हैं। सब महंगा होता है, आंखें बाहर हो जाएंगी इसलिए नहीं करते। ठीक है भाई साहब, यस और नो? एल्यूमिनियम वायर। अब मान लो रेजिस्टेंस को और फील करना हो तो मान लो चले आ जाते हैं। मैं ये एग्जांपल मैं देता हूं क्योंकि पेंटागन मॉल हर बच्चा गया होता है, सब गए हुए हैं पेंटागन मॉल, और अगर आप नहीं गए हुए तो आप गधे हैं। तो पेंटागन मॉल आप सब गए हैं नॉर्मली, हाँ या ना? यस सर। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा हॉल है भाई साहब, लेकिन मैं इसकी कुछ डायमेंशन चेंज करूंगा, तो ऐसा नहीं कि मैं पेंटागन मॉल में तो ये दर्जा है ही नहीं सर, काहे लड़ रहे हो, ऐसा नहीं। तो भैया एक तो होती है स्क्रीन लंबी चौड़ी, ये सर नो? एक होती है यहाँ पर होती है सीढ़ियां, जो सीढ़ियों के बाद यहाँ जाती है दरवाजा, बोलो जाता ही नहीं आता है ऐसे करके, बोलो यस सर। एक डोर नंबर 1, पतला सा डोर, उसके बाद ये बड़ी सी गलियारा होता है, फिर निकलते हैं, लंबा चौड़ा गलियारा है ये, बोला है कि नहीं? और सर फिर राइट ले लेते हैं। हाँ वो ठीक है, अभी गलियारा में जा रहे हैं, फिर लाइट लेके बाहर निकल जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं, हाँ या ना? पहला दरवाजा। यस सर। कुछ और दरवाजे भी हैं, आप नोटिस करिए अगली बार, तो एक दो दरवाजे और भी होते हैं, नॉर्मली होने चाहिए, नहीं तो वहां पे लिखा होता है एग्जिट, कभी नोटिस करना, ठीक है? तो हमने क्या किया, अबे हमने कहा छोड़ो इतना कौन दरवाजा बनाएगा, हमने 2 दरवाजे बनाए। कौन कौन से, ध्यान सुनना। एक बनाया है ये दरवाजा, बड़ा दरवाजा जो कि बंद है, लेकिन ये वो दरवाजा है जो कि इमरजेंसी एग्जिट है, समझते हो? इमरजेंसी एग्जिट, आग लग गई वगैरह 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 हो गया, तो एक दरवाजा रहता है जो तुरंत खोलने की कहानी होनी चाहिए। फिर एक दरवाजा और होता है पतला सा। अब ध्यान सुनना, ये दरवाजा पतला है और लंबा है, ये दरवाजा मोटा है और छोटा है, फिर यहाँ पर पूरा कंपाउंड है, यस और नो? फिर यहाँ पर कंपाउंड है, बोलो यस और नो? एग्जिट नंबर 1, एग्जिट नंबर 2, एग्जिट नंबर 3। अब तुम यहाँ बैठे हो भाई साहब, बीचों बीच 2 लोग बैठे हैं, और भाई साहब अचानक से पता चला अब तुम ही नहीं बैठे हो, पूरा हाउसफुल है, साले पता चला 2 ही लोग हैं तो कहीं से भाग जाएंगे, पूरा हाउसफुल है, यस और नो? बोलो यस। और खुदा ना खास्ता बोलते हैं ना, खादसा क्या कुछ भी बोलते हैं, मतलब भाई साहब किस्मत बर्बाद हो गई और आग लग गई, तो आप किस डोर से भागना चाहोगे? 3। समझ में आया कि नहीं आया? काहे 1 में जाओगे ना तुम, मर ही जाओगे, पक्की बात है। अगर 1 में गए तो खतरों खिलाड़ी हो जाएगा और जय श्री राम हो जाएगा, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी तो स्क्रिप्टेड होता है, ये लाइफ है, जय श्री राम हो जाएगा। तो हाँ, अगर तुम यहाँ कहीं बैठे होते हैं सबसे आगे, तो पागल तो होने में दौड़ते हो यहाँ 3 तक आओगे, पहले ही कूदे भाग गए यहाँ से, यस और नो? लेकिन हमने तुम्हें कहाँ बैठाया है? सर पीछे। 1 से तो कभी नहीं भागना, लेट मी टेल यू व्हाई। हाँ, अगर यहीं आग लगी है तो फिर तो 1 से नहीं भाग सकते ना। स्क्रीन पे आग लगी है तो 1 से नहीं भागेंगे ना, मरना थोड़े। नहीं, हाँ 3 पे आग नहीं लगी, 2 पे भी आग नहीं लगी, पीछे से आग आ रही है, ये सुनो अब, ठीक है? अब ये बात सुनो, ये अच्छा है, साला 3 में ही आग लगी हुई है, तब थोड़ा पागल। अच्छा अगर 3 में आग लगी हो तब कहां से भागोगे? 2 से। और एकदम ही किस्मत खराब होगी तो किसने भागोगे? फिर हम तुम्हारे आएंगे 13वीं में, हाँ या ना? पक्का है 13वीं हो जाएगी, क्योंकि
जब स्क्रीन में आग लगेगी, सारी पिक्चर हॉलों में आग लगेगी, मान लो सबको भगाया जाएगा और इस रास्ते में सबके दरवाजे खुलते हैं, हाँ या ना? गए हो ना? जय श्री राम। सर गए। जय श्री राम हो गया, यहाँ से भागे तो जय श्री राम। जय श्री इससे पीछे से निकल के अंदर वो पॉपकॉर्न खाने चले जाओ और वहीं से भागना दौड़ दौड़ के। ये कहानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कहानी में एक चीज समझ में आई बच्चे को कि साला रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां एरिया, जहां पे लोग ज्यादा घुस जाएंगे। समझो, अगर मैं अब तुम्हें ध्यान से बताता हूं और ध्यान से फील करना कि पूरा खेल रेजिस्टेंस का तुम्हें फील समझ में आएगा। 3 थे ना, पक्की बात है। तुमने सोचा 3, सबने सोचा 3, तो भाई साहब 3 पे ये हालत है। कुत्तों वाली भीड़ है भाई साहब, एकदम जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ। भाई साहब अब मर गए, अब जाओ इसमें। बल्कि बाहर भी खड़े हैं लोग, अरे भाई साहब, और 2 पे कोई जा ही नहीं रहा। यस सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या मुस्टंडे जहां ज्यादा होंगे, लोग जहां ज्यादा होंगे, बैरियर्स जहां ज्यादा होंगे, जिस कंडक्टर में बैरियर्स ज्यादा होंगे, क्या उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा? तो मुस्टंडे समझने के लिए हम मानते हैं कि मटेरियल कांस्टेंट है, तो जो नंबर डेंसिटी है वो सेम है। मतलब लाइक जो वॉल्यूम डेंसिटी है, यानी कि जो लोगों की संख्या विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम में बराबर है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सेम है अगर, तो सबसे कम लोग कहां होंगे? 3 पे। विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम यहाँ पर 3 पे। अरे भाई साहब कम लोग हैं, 3 लोग हैं, भाग लो वहां से। क्या यहाँ पर क्योंकि ज्यादा एरिया है, कम लेंथ है, रेजिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं, कम है कि नहीं है? सर कम है, कम है। ज्यादा एरिया कम लेंथ, लेकिन इतना ही एरिया की एक और ट्यूब होती, इतने एरिया की एक ट्यूब और होती लंबी सी। एग्जिट नंबर 3 और 4 सर इसकी रेजिस्टेंस उससे ज्यादा होती है। 3 और 4 में चॉइस है, किससे निकलोगे? 3 से। क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम होने के बावजूद इनकी लेंथ बड़ी, लेंथ जिसकी कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए बेटा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज्यादा रास्ता ज्यादा निकलने के लिए। यस और नो? फील आया पूरा? इसलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना रो एल बाय ए। एल ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एंड वाइस वर्सा। बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े? यस, आगे बढ़े? यस सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? रेजिस्टिविटी ऑफ, रेजिस्टिविटी बोल दिया मैंने। रेजिस्टिविटी का मतलब है मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ये लिखवा दिया आपको। रेजिस्टिव, नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, resistivity is independent of area of cross section and length. area of cross section and length. resistivity डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक वायर है आयरन का, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। याद रहेगा बेटा? एक वायर आयरन का वायर ये है और एक आयरन का वायर ये है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 1 का कि 2 का? 2। पूरा फील के साथ आंसर आना चाहिए। दोनों का एरिया, दोनों की लेंथ बराबर है, एक वायर, दोनों वायर आयरन के हैं, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 2 का। क्या रेजिस्टेंस ऑफ 2 इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ 1? दोनों आयरन के हैं, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? सर 2। रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज सेम। भाई मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये तो लिखवाया है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड लेंथ, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया एंड लेंथ। रेजिस्टिविटी केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। छाप लिया ये भी, ये मैंने शायद पिछली बार नहीं लिखवाया, लिखवाया था? सर लिखा दी, पिछली बार लिखवाया? तूने पिछली बार का भी लिख लिया क्या देव? सर तूने पिछली बार का भी लिख लिया क्या? सर वीडियो देखी थी। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। फिर लिखते हैं बेटा, लिखवाया, गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एलॉयज। अब बेटा एलॉय जो होते हैं, एलॉय क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल। उससे ध्यान सुनना,
alloys have higher resistivity. अच्छा भी लिखवा दूंगा. गुड. Alloys have higher resistivity than that of their constituent metals. ठीक है यार. metals. full stop. मतलब अगर एक बंदा ये है A, इसका रेजिस्टेंस RA, एक बंदा और है B, ये है RB, इनको पिघलाया गया और पिघलाने के बाद एक और एक बंदा बनाया गया RC. बोलो जी. तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? RC की. सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? नॉर्मल RC. फुल स्टॉप. आगे लिखो. They do not oxidize easily at higher temperature. They do not oxidize easily at higher temperature. ब्रैकेट में लिखो. जल्दी जलते नहीं हैं. बता रहा हूं सर, एक बार रिपीट. फिर से बोल रहा हूं. दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली लिख लिया. ब्रैकेट में क्या लिखा? जल्दी जलते नहीं है. जल्दी जलते नहीं है. बेटा अगर कॉपर को, एक कॉपर है और एक लेट से आयरन है, और इनका कोई अलाय बनाओगे, कॉपर है और टिन है, कॉपर है एंड टिन है, तो इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी होगी उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी किसकी? जो इनके अलाय से बनेगी. कॉपर एंड टिन का अलाय कौन सा होता है? टिन का अलाय ब्रास. ब्रास इज कॉपर एंड टिन और ब्रोंज इज कॉपर एंड जिंक. एम आई नॉट करेक्ट? मैं करेक्ट हूं? हाँ करेक्ट हूं. तो क्या हुआ? पहली बात तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी. दूसरी बात, ये ऑक्सीडाइज नहीं. ऑक्सीडाइज का मतलब होता है बर्निंग. जलेंगे नहीं जल्दी. ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये जलेंगे नहीं. इसलिए हीटर के जो वायर बनते हैं, क्या उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है कि नहीं होता है? बट अगर हमारे हीटर के वायर डेली टूटते रहे, जलते रहे, गलते रहे, तो क्या वो अच्छे वायर कहलाएंगे? क्या हीटर के वायर में आपने देखा है कॉपर का वायर लगा होता है? नो सर, नो. क्योंकि कॉपर का वायर का पहली बात तो रेजिस्टिविटी कम है, तो वो हीट कम प्रोड्यूस करता है. छोड़ो वो तो बात खत्म करो. लेकिन कॉपर का वायर जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. भाई साहब ऑन किया, पानी गर्म किया, नमस्ते टाटा, मैं तो जल गया. अगला वायर लगाओ, दूसरा वायर लगाओ, उसके बाद अगला वायर लगाओ. जलना मतलब होता है ऑक्सीडाइज हो जाना. बर्निंग इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. पढ़ा हुआ है ना हमने? आगे लिखो. Yes. फटाक से लिखो. They do not oxidize easily at higher temperature, comma, this is why they are used to make heating elements, लिखवा दिया? अरे यार. used to make heating elements such as, heating elements of devices such as heater, iron, geyser, etc. ब्रास बेटा होता है कॉपर एंड टिन. ब्रोंज में कॉपर एंड जिंक. कैसे याद किया मैंने? ब्रोंज जो है, जेड दिखाई दे रहा है, तो कॉपर एंड टिन और कॉपर एंड जिंक में कंफ्यूजन रहता है. तो जहां जेड हो वहां जिंक होगा. ऐसे याद किया मैं, तुम भी ऐसे याद कर सकते हो. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस. फिर क्या लिखा आपने? ब्रोंज में कॉपर और जिंक. ब्रोंज इज कॉपर एंड जिंक. क्यों जिंक याद कैसे किया आपने? जेड से. ठीक है, वो मैंने ऐसे याद किया, तुम ऐसे याद करना चाहो चाहे जैसे मर्जी वैसे याद कर लो. आगे याद कर. अगला पॉइंट नहीं हो गया आज का क्लास. ठीक है, तो हमने, सुनो मेरी बात सुनो. तो हमने ये चीज समझी और हमने कहा रेजिस्टेंस हमने काफी पढ़ लिया. रेजिस्टेंस के नोट्स पढ़ लेना. अच्छा, मैं अब आपको अपने नोट्स और प्रोवाइड भी कराता हूँ,
क्योंकि जो जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हों जो मैंने ज़्यादा लिखवा दी हैं उसमें। अगर मैंने कुछ ज़्यादा लिखवाया है तो उसको बीच में बिटवीन द लाइंस ऐड कर लोगे, ठीक है? बोलो। ठीक है, मैंने ऑनलाइन मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है नोट्स बहुत पहले। किसी के पास स्टोर्ड है वो नोट्स मेरे वाले? मुझे भेज देना। यस सर, मेरे पास है। मेरे पास नहीं है ना, मुझे भेज देना, ठीक है? सर आप ग्रुप में भेज दोगे फिर वो नोट्स? हाँ हाँ, पीडीएफ भेजूंगा, फोटो क्या। सुनो बेटा, रेजिस्टिविटी हो गया। अब हम कल करेंगे रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, ठीक है? थोड़ी देर के लिए रुक करके फिर हम केमिस्ट्री पे जाते हैं, एक बार रिवीजन करके आते हैं चैप्टर का। एग्जाम आ सकता है। चलो जाओ, भाग जाए। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। बाय बाय।